फ्रेंड, मैं आज आपके सामने एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। यह वीडियो विल डीड, इसको हम हिंदी में वसीयत पत्र या इच्छा पत्र के नाम से जानते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इच्छा। हम विल डीड के माध्यम से अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं कि हमारे मरने के बाद संपत्ति किसको मिले। तो हम मरने से पहले हम एक लिखित दस्तावेज बना लेते हैं, उसमें उस व्यक्ति का उल्लेख कर देते हैं जिसको हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद संपत्ति उसको मिले। संपत्ति का अंतरण दो प्रकार से होता है, पक्षकारों के कार्यों के द्वारा और विधि के प्रवर्तन के द्वारा। पक्षकारों के कार्यों के द्वारा जो संपत्ति अंतरण होता है वह है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जैसे विक्रय, विनिमय, दान इत्यादि। दूसरा विधि के प्रवर्तन के द्वारा। तो विधि के प्रवर्तन के द्वारा यदि कोई जो व्यक्ति है निर्वसित मरता है तो वह जो है, यदि हिंदू है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत संपत्ति का न्यागमन होगा। यदि विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह हुआ है तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 लागू होगा। यदि कोई व्यक्तिगत विधि को मानने वाला है, जैसे मुस्लिम कोई है, यदि वह निर्वसित मरता है तो उसके संपत्ति का न्यागमन उसके व्यक्तिगत विधि से शासित होगा। वसीयत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वसीयत की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जब एक व्यक्ति के पास सामान्यतः की संपत्ति बहुत है और उसको ये लगता है कि इस संपत्ति को लेके उत्तराधिकारियों में मरने के पश्चात विवाद पैदा होगा, तो वह जीते जी संपत्ति का बंटवारा वसीयत के माध्यम से कर सकता है कि मरने के बाद की संपत्ति जो उनके वारिस हैं कितना कितना शेयर मिलेगा। यह वसीयत उत्तराधिकारी के पक्ष में किया जा सकता है और गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में भी किया जा सकता है, अर्थात परिवार के सदस्य उनके पक्ष में भी हो सकता है या जो परिवार का सदस्य नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति को जिसकी सेवा से आप बहुत संतुष्ट हैं उसको भी आप वसीयत कर सकते हैं। उस पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। वसीयत की परिभाषा क्या है? तो वसीयत की परिभाषा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2H में परिभाषित है। वसीयत संपत्ति का प्रतिफल रहित एक ऐसा अंतरण है जो मरने के पश्चात प्रभावी होता है। संपत्ति जीते जी नहीं मिलेगी, मरने के बाद जो वसीयत में उल्लिखित संपत्ति है, उल्लिखित व्यक्ति है, उसको संपत्ति मिलेगी। इसमें प्रतिफल नहीं होगा, बिना प्रतिफल के आप उसकी सेवा सत्कार से बहुत खुश हैं और उसको संपत्ति देना चाहते हैं तो बिना प्रतिफल के आप संपत्ति उसको अंतरण कर सकते हैं और जैसे आप मरेंगे संपत्ति उसका न्यागमन उसके पक्ष में होगा। एक व्यक्ति एक से अधिक वसीयत कर सकता है, एक से अधिक। आज किया वसीयत, लेकिन अब उसको लगता है जिसके व्यक्ति के पक्ष में वसीयत किया गया है वह व्यक्ति अब वो ठीक नहीं रहा है, उसका सेवा सत्कार नहीं कर रहा है या कोई और बातें हो गई है, तो उस वसीयत को वो हम कैंसिल कर देंगे। दूसरा किया, उससे भी संतुष्ट नहीं है, तीसरा करेगा, तीसरे से भी संतुष्ट नहीं हुआ तो चौथा करेगा। जो लास्ट वसीयत होगा वही वसीयत मान्य होगी। तो यह हुआ कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक से अधिक वसीयत
कर सकता है। संपत्ति, वसीयत की जो संपत्ति होगी वो चाहे चल संपत्ति होगी, अचल संपत्ति या दोनों संपत्ति, वो वसीयत कर सकता है। इस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कौन कर सकता है, किसके पक्ष में कर सकता है? प्रत्येक वह व्यक्ति जो स्वशिक्षित है, वयस्क है और वसीयत की संपत्ति का वह मालिक है। वयस्क जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह व्यक्ति वयस्क माना जाता है। स्वशिक्षित बिना किसी दबाव के, जोर जबरदस्ती के जो है वह संपत्ति का अंतरण कर सकता है। फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दबाव, कोई प्रलोभन, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। किस व्यक्ति के पक्ष में करेगा? किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कर सकता है। यहां पर जिस व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है, उसकी उम्र को लेकर कोई भी जो है एज निर्धारण नहीं है। कैसे किया जाएगा? किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? सादे पेपर पर भी वसीयत किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वसीयत करने के लिए आपको स्टैम्प पेपर खरीद के लाना होगा। वसीयत करता चाहता है तो वसीयत सादे पेपर पर लिख सकता है, चाहता है तो स्टैम्प पेपर भी लिख सकता है। अब हैंड राइटिंग होगा या टाइपिस्ट होगा, तो वसीयत हैंड राइटिंग भी, वसीयत करता चाहता है तो हैंड राइटिंग से हो भी सकता है, स्वयं वसीयत लिखवा सकता है या किसी व्यक्ति से वसीयत लिखवा सकता है। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति से वसीयत लिखवा रहा है तो वसीयत के बारे में, वह पूरे उसके विषय वस्तु के बारे में, उसके शब्दों के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। यदि वो स्वयं लिख रहा है तो जो है लास्ट पेज पे साइन होना चाहिए। अगर टाइप्ड है तो सभी पृष्ठों पर जो है साइन होना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन, क्या जो है वसीयत का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है? अगर हम कानूनी पहलू को देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है। तो 1908 के अंतर्गत दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। सेक्शन 17 ये कहता है कि किन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सेक्शन 18 किन का अनिवार्य नहीं है, अर्थात वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो करा सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर। तो रजिस्ट्रेशन 1908 के सेक्शन 18 को देखते हैं तो जो विल डीड है एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है। ये पक्षकार के ऊपर निर्भर करता है कि उसका रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा, उस पर विवाद नहीं होगा कौन असली है कौन नकली है। तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? तो रजिस्ट्रेशन वहीं होगा जहां पर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस में या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाके करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया तो एक कॉपी उसकी सुरक्षित उस रजिस्ट्रार ऑफिस में हो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर आप वहाँ से उसकी कॉपी निकलवा सकते हैं। वसीयत करने पर क्या प्रतिबंध है? क्या कोई प्रतिबंध वसीयत करने पर है? तो अगर हिंदू विधि की हम अगर बात करते हैं तो वसीयत करने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति का कर सकता है या संपत्ति के किसी भाग का कर सकता है, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन अगर मुस्लिम विधि को अगर हम देखते हैं तो वसीयत पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक मुस्लिम
अपनी संपत्ति का 1/3 1/3 ही गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में कर सकता है, अर्थात गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में एक से अधिक मतलब जो है 1/3 वह नहीं कर सकता है, 1/3 ही वैलिड है। अब आ रहा है कि हम वसीयत कर दिए, अब वसीयत में क्या कोई संशोधन हो सकता है? क्योंकि प्रॉपर्टी घटेगी भी और बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी आपको नहीं मिल रही है, प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद मिलेगी, तो बहुत सारी परिवर्तन हो सकता है। प्रॉपर्टी कम भी हो सकती है या वसीयत के द्वारा प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। तो कोई अमेंडमेंट करना है तो पूरे वसीयत को अमेंड करने की जरूरत नहीं है, आप कॉडिसिल, जिसको कहते हैं कॉडिसिल के माध्यम से वसीयत में कोई अल्टर करना है, कोई ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। वसीयत का साक्षिक मूल्य, साक्ष्य में क्या मूल्य हो सकता है? आप वसीयत बना लिए हैं, अगर आप इसका चाहते हैं कि निश्चायक सबूत के रूप में एक प्रमाण पत्र जारी हो जाए, काफ़ी मजबूत हो जाए, अखंडनीय हो जाए, तो इसके लिए आप एक एप्लीकेशन न्यायालय में लगाएंगे कि प्रोबेट जारी कर जाए, प्रोबेट जारी कर दिया जाए, तो न्यायालय में लगाएंगे तो न्यायालय के द्वारा एक इश्तिहार दिया जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति इस संपत्ति को लेकर आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो आपत्ति दर्ज करा सकता है, और यदि आपत्ति दर्ज नहीं कराता है तो न्यायालय इस वसीयत के पक्ष में एक प्रमाण पत्र जारी कर देगा, और यही प्रमाण पत्र प्रोबेट कहलाएगा, और इसका जो एविडेंसरी वैल्यू होगा वो सेक्शन 41 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत होगा। अब एक वसीयत को कैसे हम रिवोक कर सकते हैं? क्या वसीयत का खंडन किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा सकारात्मक कि एक वसीयत का खंडन भी किया जा सकता है यदि वसीयत अनुचित दबाव के द्वारा कराया गया है, अर्थात स्वतंत्र सहमति नहीं थी, कोई फ्रॉड हो गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, या जो व्यक्ति वसीयत किया है वही वसीयत को रिवोक कर सकता है, अर्थात वसीयत करने वाला व्यक्ति वसीयत को वापस ले सकता है, वापस लेके उस वसीयत को वह निरस्त कर सकता है।